इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वर्षने सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से मुझे बता दीजिए बिना किसी परेशानी के। जो बच्चे क्लास में आए हैं, आप सभी का तगड़े लेवल पे स्वागत मैं कर रहा हूं। ये कोई आम स्वागत नहीं है, एकदम खतरनाक तरीके का स्वागत मैं यहाँ पे आपका कर रहा हूं। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट बताइए। मैं क्लास में देख पा रहा हूं सपना, कुमारी लक्ष्मण, तान्या, आयुषी, प्रतिमा, हीना, बहुत सारे बच्चे आए हैं। प्रखर, सुष्मिता, आयुषी, अनुज, तगड़े बालक आए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें बिना किसी परेशानी के। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जो होगी बहुत बहुत खास। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, आपका ये ओवरऑल जो सिलेबस होता है बच्चे, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम बंगाल डिवीजन पढ़ चुके हैं। अभी गांधीवादी युग आने में समय है, क्योंकि गांधीवादी युग के बाद सिर्फ आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बचेगा। गांधीवादी युग कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमें गांधीवादी युग से पहले के जो जितने भी घटनाएं हुई हैं, वो सारी की सारी घटनाएं हमें यहां पर कवर करनी होंगी। अब हम बात करते हैं दिसंबर 1912 में हुआ एक केस, जिसको कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कंस्पिरेसी। हेडिंग डाल दीजिए दिल्ली कंस्पिरेसी। एक केस है जिसको दिल्ली कंस्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। तो अच्छी हेडिंग आपकी होनी चाहिए वो। तो हेडिंग है जी आपकी दिल्ली कंस्पिरेसी। तो दिल्ली कंस्पिरेसी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। दिल्ली कंस्पिरेसी के बारे में यहां तक पढ़ चुके थे हम, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई। तो कल की क्लास में हम जहां पर थे, वो कौन सा पॉइंट था भाई? वो चल रहा था आपका ये वाला पॉइंट। बताइए यही था कि नहीं था? हाँ जी। अरे नमकीन खा लो। अरे सॉरी भाई, खाओ तमी नमकीन खाओ। ठीक है चलो सर। दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार थर्ड था। हाँ बेटा, ये दिल्ली दरबार थर्ड नंबर का था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, इससे आगे 1912 का दिल्ली षड्यंत्र। 1912 का दिल्ली षड्यंत्र यादव जी, चलिए 1912 का दिल्ली षड्यंत्र। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए हॉर्डिंग बॉम्ब कांड। हॉर्डिंग ए बॉम्ब कांड या दिल्ली षड्यंत्र। हेडिंग है हमारी हॉर्डिंग दिल्ली षड्यंत्र। षड्यंत्र तो हॉर्डिंग दिल्ली षड्यंत्र आपको देखने को मिलता है। इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और या फिर इसको आप कह सकते हैं हॉर्डिंग दिल्ली कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी, हॉर्डिंग दिल्ली कंस्पिरेसी आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें हॉर्डिंग दिल्ली कंस्पिरेसी, कब का केस है सर जी? यह है दिसंबर 1912 का। दो व्यक्ति हैं विशेषतः। हॉर्डिंग कौन था इस समय? इस समय जो वायसरॉय था, इस समय जो वायसरॉय था भारत में, वायसरॉय जो इस समय वायसरॉय यानी कि वायसरॉय आपको देखने को मिल रहा था। वायसरॉय आपको देखने को मिल रहा था, उस वायसरॉय का नाम क्या था जी? हॉर्डिंग। हॉर्डिंग ये देखने को मिलता था, हॉर्डिंग ए सेकंड। हॉर्डिंग द्वितीय आपको यहां देखने को मिल रहा था। हॉर्डिंग द्वितीय आपको यहां देखने को मिल रहा था। हॉर्डिंग द्वितीय आपको यहां देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए तो बड़ी बात यहां पर यही होती है, बड़ी बात आपकी यहां पर यही होती है कि इसको थोड़ा सा आप समझें और जानें कि जैसे हॉर्डिंग दिल्ली षड्यंत्र, हॉर्डिंग दिल्ली कंस्पिरेसी आपको यहां देखने को मिल रही है, उसको हम थोड़ा समझते हैं।
1912 की बात है। कब की बात है बाबू? 1912 की बात है, दिसंबर 1912। और इसके अंतर्गत आपको एक पॉइंट समझने को मिलेगा। दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक का नाम क्या हो जाएगा आपका? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल, सान्याल इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति आपके क्या हो जाएंगे? सचिंद्र सान्याल देखने को मिल जाएंगे, और रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ये आपको दो व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे, सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस। क्लियर है? जी हाँ। अब इन्हीं के बारे में समझना है। ये इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति हैं, तो ये गाड़ी पे बॉम्ब डाल देते हैं, दिल्ली में गाड़ी पे डाल देते हैं बॉम्ब। तो वायसराय की गाड़ी पर बॉम्ब डाल दिया। वायसराय हॉर्डिंग की गाड़ी पर बॉम्ब डाल दिया जाता है। हॉर्डिंग की गाड़ी पर बम्ब फेंक दिया गया। उसकी गाड़ी पे फेंक दिया जाता है बाबू बॉम्ब। क्या फेंक दिया गया? बॉम्ब उस पे फेंक दिया गया। ठीक है सर जी, ठीक है। बॉम्ब वाज थ्रू एट वायसरॉयज कार। वायसरॉय की गाड़ी के ऊपर फेंक दिया जाता है बेटा, क्या? बम्ब फेंक दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब यहीं पे समझना कि जिस प्रकार से यहां पर बॉम्ब फेंका गया है, उसके पश्चात ही इसमें हॉर्डिंग तो बच गया। हॉर्डिंग को छोटी मोटी चोट आई, लेकिन उसका जो परिचालक था, जो उसका सहायक था, स्टीवर्ड था उसको ज्यादा चोट लग जाती है, दिक्कत होती है, खेल खत्म उसका वहीं हो जाता है। लेकिन इसमें इनके परिचालक की मृत्यु हो जाती है। परिचालक स्टीवर्ड, सहायक होता है असिस्टेंट, इसमें परिचालक अर्थात असिस्टेंट की हत्या हो जाती है। असिस्टेंट की मृत्यु हो जाती है। असिस्टेंट की हो जाती है मृत्यु। असिस्टेंट की बेटा मृत्यु हो जाती है इसमें। असिस्टेंट की मृत्यु। किसका असिस्टेंट? हॉर्डिंग का असिस्टेंट। हॉर्डिंग के असिस्टेंट की यहां हो जाती है मृत्यु। हॉर्डिंग के असिस्टेंट की हो जाती है यहां पे मृत्यु। थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद आपको देखना होगा मास्टर अमीचंद, और नेक्स्ट आपको बाल मुकुंद अवध बिहारी। मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद अवध बिहारी, इसमें शामिल लोगों की बात है। अवध बिहारी, इसमें वो लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। मास्टर अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, या फिर वसंत कुमार विश्वास। ये चार लोग हैं। वसंत कुमार विश्वास। तो इन चारों ही लोगों को भैया फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हाँ, इन चारों ही लोगों को दी जाती है फांसी की सजा। इन चारों ही लोगों को क्या दी जाती है? फांसी की सजा दी जाती है। चारों लोगों की यहां पे दी जाती है फांसी की सजा, याद रख दिएगा। ठीक है, चलो, फांसी की सजा इनको दी गई। एग्जीक्यूट कर दिए गए। एग्जीक्यूटेड, या फिर कह सकते हैं फांसी की सजा इनको मिली है। फांसी की सजा इनको यहां मिली। ठीक है, अच्छा, यहां पे कई सारी बातें और समझनी होंगी कि दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति थे जो सरकारी गवाह बन गए थे। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है, जैसे इसमें सरकारी गवाह कौन बना था? सरकारी गवाह देखने को मिले थे दीनानाथ इसमें बन गए थे सरकारी गवाह। ये सरकारी गवाह बन गए, एक गवर्नमेंट विटनेस बन जाते हैं। दीनानाथ टर्न्ड गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए थे वो। एक प्रेशर था उनके ऊपर और उन्हीं की वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए। और सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी भाग गए यहां से जापान।
रासबिहारी यहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जापान भाग गए, और सचिंद्र सान्याल पकड़े नहीं गए, दोनों ही भाग जाते हैं। याद रखना, रासबिहारी कहां चले जाते हैं? रासबिहारी फ्लीड टू जापान, रासबिहारी फ्लीड टू जापान, फ्लीड टू जापान, ये जापान चले गए थे, जापान भाग गए थे। और सचिंद्र सान्याल भी फ्यूजिटिव हो गए थे, सचिंद्र डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव, ये भगौड़े घोषित कर दिए गए। सचिंद्र सान्याल को क्या घोषित कर दिया गया? सान्याल को भगौड़ा घोषित कर दिया गया, भगौड़ा कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं फ्यूजिटिव घोषित कर दिया गया। तो ये पूरा केस रहा था, दिस वाज द दिल्ली षड्यंत्र, क्योंकि ये केस दिल्ली में हुआ था इस वजह से इसको दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बातें रहेंगी बेटा यहां तक, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्लास के अंदर जो उपस्थित बच्चे हैं, आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मतलब आप मुझे बताइए कि आप एक एग्जाम का नाम बताइए कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा, फिर मैं आपको उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, कुछ बात है बताते हूं फटाफट से। ठीक है, चलिए, ठीक है, फटाफट बताएं। ठीक है, तो मतलब काफी बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही, क्या बात है, ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ करना है, ओके परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, या रेलवे के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आप जाके अभी यूट्यूब पे जाइए, कहां जाना है आपको? यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे जाके सर्च करिए जीत राणा जीएस। अभी, अभी का मतलब अभी होता है, वहां पे जो चैनल है जीत राणा जीएस, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, तैयार देसी। वहां पे कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है डिलीवर करने वाला हूं, और रेलवे के एग्जामों के लिए एनसीईआरटी साइंस बड़े लेवल पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस चीज को फटाफट जाके जीत राणा जीएस को जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत चलती क्लास में, क्योंकि मैं चेक करा रहा हूं, चेक करिए भाई इसमें से कितने पहुंचे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक अपना, ठीक है, चलो। विशाल बेटा कोई टेंशन लो, आप कर पाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलते हैं 1913 वर्ष एक आपको देखने को मिलती है 1913, 1913, 1913 आपको देखने को मिलेगी, और उस पर जो वीडियो डली हुई है उसको जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ बेटा, अभी अभी आप ही की क्लास में वो लॉन्च करा गया, अभी आप ही की क्लास में उसको लॉन्च करा है। आप लोग इतने अजीज हैं हमारे, वो मैंने पहले लॉन्च भी नहीं करा था, ठीक है, आप ही की क्लास में, आप ही के समर्थन से अभी लॉन्च किया आपके लिए, याद रखना, ठीक है। चलो, सुबह भी कर सकते थे पर नहीं, मैंने कि नहीं, जब वो बैच स्टार्ट होगा ना मेरा दोपहर मतलब शाम वाला 5 बजे वाला, तभी करेंगे, समझे? जी हाँ, बहुत बढ़िया, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पे इस सब चीज के कंप्लीट होने के पश्चात अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1913। यहां पे आपको देखने को मिलता है गदर पार्टी के बारे में। 1913 में आपको देखने को मिलता है गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी, गदर पार्टी, गदर पार्टी आपको यहां देखने को मिलती है। गदर पार्टी आपको बेटा यहां देखने को मिलती है। कौन सी? गदर पार्टी आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है, गदर पार्टी आपको यहां देखने को मिलती है। और जो गदर पार्टी आपको यहां देखने को मिलती है, पूछा जाता है कि यह कहां बनी? ये अमेरिका में फॉर्म हुई है, ये विदेशों में है, यह अमेरिका में फॉर्म हुई है, अमेरिका में। तो अगर ये अमेरिका में है तो ये भारतीय कैसे हुई? तो ठीक है, ये वो पार्टियां हैं जो विदेशों में रहकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले रही थी, याद रखना, ठीक है। चलो, जैसा मैंने कहा कि ये अमेरिका में है ना, जैसे अमेरिका में है, तो याद रखना ये ऐसी संस्थाएं हैं
जो विदेशों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी। ऐसी संस्था है जो विदेशों में रहकर भी विदेशों से भी भारतीय आंदोलनों में भाग ले रही है। आंदोलनों में भाग ले रही है। विदेशों से भी भारतीय आंदोलनों में ले रही है भाग। ठीक है, चलो याद रखना। क्लियर बात है जी हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं 1913 के बाद, नेक्स्ट तगड़े लेवल पर आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं पूरा गदर पार्टी थी क्या। गदर पार्टी को स्टार्ट क्यों करा गया था, इसके पीछे का नैरेशन क्या था, कहां पर इसको स्टार्ट किया था, किसने इसको स्टार्ट किया था। देखो, लॉस एंजलिस में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, लॉस एंजलिस में इसको स्टार्ट किया गया था। लॉस एंजलिस में इसको स्टार्ट किया गया था। लॉस एंजलिस में इसको स्टार्ट किया गया। अमेरिका के अंदर एक प्रांत आपको देखने को मिलता है। प्लस अगर मैं बात करूं इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, तो बहुत प्रमुख व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं। बताइए सर, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। सर, सबसे शुरुआत में आपको जो प्रमुख व्यक्ति देखने को मिलते हैं और बड़े क्लासिक व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जैसे इसके अंदर लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला खान, रामचंद्र, दयाल सिंह। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। ये क्या कर रहे थे, फंडिंग कर रहे थे, विदेशों से फंडिंग कर रहे थे। दे वर गिविंग फंडिंग टू इंडिया नेशनल मूवमेंट्स। ये जो है गदर पार्टी गिविंग फंडिंग टू, या फिर आप लिख सकते हैं गदर पार्टी was giving funding. तो गदर पार्टी was giving funding to Indian national movements. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंदर फंडिंग हो रही थी। लॉस एंजलिस क्या बेटा, स्थान है, लॉस एंजलिस स्थान है, यह स्थान है जहां पर ये बनी थी। ठीक है, अच्छा, इसमें इंपोर्टेंट कई सारे नाम हैं, जैसे इसमें कई सारे अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हरदयाल इसमें मेजर फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख फाउंडर अगर कोई है तो दैट इज लाला हरदयाल। अच्छा, करतार सिंह सराबा जो है ये भगत सिंह जी के राजनीतिक गुरु हैं। ये जो है पॉलिटिकल टीचर ऑफ भगत सिंह जी। ये कौन है, पॉलिटिकल टीचर, इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे वहां। पॉलिटिकली भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड। इनसे प्रभावित थे भगत सिंह इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भगत सिंह जी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भगत सिंह जी इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। भगत सिंह जी बहुत अधिक प्रभावित थे, इनसे बहुत प्रभावित थे, इनसे बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे, इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, याद रखना। सर, सोहन सिंह भकाना भी थे, बिल्कुल थे, सोहन सिंह भकाना भी थे। लिखे हुए नहीं है तो क्या हुआ, सोहन सिंह भकाना क्यों नहीं थे? सोहन सिंह भकाना ये भी थे। अच्छा, क्या हमें कितने नाम याद रखने हैं? सारे नाम याद रखने हैं?
सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है, सारे लिख लीजिए। लाला हरदयाल, करतार सिंह, ठीक है, बरकतुल्ला, बरकतुल्ला एंड रामचंद्र, रामचंद्र, दयाल सिंह, ठीक है, और सोहन सिंह भकाना, सोहन सिंह भकाना, सोहन सिंह भकाना, ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, चलो याद रखना। अच्छा, इस चीज को अगर आप नैरेटिव तौर पर ऐसे भी समझना चाहें तो आप गदर पार्टी को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप इस गदर पार्टी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रही गदर पार्टी यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को। देखो, सैन फ्रांसिस्को की भी अगर हम बात करें, जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को इज ऑल्सो करेक्ट, सैन फ्रांसिस्को इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्सो नोन एज हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। इसको अमेरिका के अंदर हिंद एसोसिएशन भी कहा जाता था, हिंद एसोसिएशन भी कहा जाता था, हिंद एसोसिएशन भी बेटा कहा जाता था, चाहे तो लिख सकते हैं, हिंद एसोसिएशन भी इसको कहा जाता था। गदर पार्टी को इसका अन्य नाम क्या है? हिंद एसोसिएशन, अन्य नाम है हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन, लीजिए हिंद एसोसिएशन, सीएसन इसको कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में भी आपको यह देखने को मिलती है, ठीक है। फटाफट से एक बार जो बच्चे इंग्लिश में भी नोट करना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी कर दे, पर जल्दी कर दे, मुश्किल से आपके पास 20 मिनट का समय, 20 कह रहा हूं 20 सेकंड का आपके पास समय, फटाफट देखिए, फटाफट से आप देखिए और बताइए जल्दी से। इसका आप लिखिएगा नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, क्लियर? जी हाँ सर। इसके हेडक्वार्टर कहां पे थे? हाँ, हेडक्वार्टर नहीं लिखा, हेडक्वार्टर लिख लीजिए, हेडक्वार्टर लिख लीजिए, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर देख लीजिए फटाफट से। और हेडक्वार्टर के अंदर आप समझ रहे हैं, ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर युगांतर एक था, युगांतर जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं जो अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं, युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ये बेटा इसका हेडक्वार्टर है, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को। यहां ये बनी थी, यहां ये बनी थी, लॉस एंजलिस में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, ठीक है, नोटेड। चलिए, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रहा आपका होर्डिंग बॉम्ब केस के नोट्स, ये होर्डिंग बॉम्ब केस के नोट्स हो गए, ये गदर पार्टी के नोट्स आपके हो गए, ठीक है, ये गदर पार्टी के नोट्स आपके हो गए। और अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट कृपया करके आप सभी लिख लेना, ये स्टेटमेंट कृपया करके आप सभी लिख लेना। करतार सिंह सराबा ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि टुडे देयर बिगन्स ए गदर इन द फॉरेन लैंड्स, today there begins a gadar in a foreign lands, but in our mother tongue it is called the revolution against the British. The day is not far when the pen, when the gun will take the place of the pen and the ink will take the place of the blood. कहने का मतलब यह है कि इसमें यह कहा गया था कि वो दिन दूर नहीं है जब लोगों के हाथ में जो कलम है वो बंदूक की जगह ले लेगी और इसकी शाही खून की जगह ले लेगी। और आज हम इस बात का अनाउंस करते हैं। ये कहां कहा गया था बाबू? करतार सिंह सराबा ने अपने पहले भाषण में ये कहा था, टुडे देयर बिगिंस ए गदर इन द फॉरेन लैंड्स बट इन आवर कंट्री टंग्स इट्स ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। द टाइम विल बी सून कम व्हेन राइफल्स एंड ब्लड विल टेक द प्लेसेस ऑफ द पेन्स एंड द इंक। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। ये बात यहां पर जो है कही गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। महेंद्र देख लिया आपने? जी हाँ, अगली बात है। हेड इसके अंदर सोहन सिंह भकाना आपको देखने को मिल जाएंगे। हेड इसमें दो पर्सन है, एक तो सोहन सिंह भकाना आपको देखने को मिल जाएंगे, फेमस जो है सोहन सिंह भकाना, दयाल सिंह
ये दो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। यह स्टेटमेंट जू का त्यों नोट चाहिए मुझे। टुडे देयर बिगन्स ए गदर in the foreign land, but in our mother tongue it is called as a revolution against the Britishers. The day will be soon come when the gun and blood will take the places of the pen and the ink. कृपया करके इसको नोट करें। ठीक है सर, क्या करतार सिंह सराबा के द्वारा कुछ और काम नहीं किया गया था? करतार सिंह सराबा के द्वारा बहुत तगड़ा काम यहां पर किया गया था। इन्होंने इंडिया के अंदर वो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जो बहुत आगे तक बढ़ा, लेकिन इनको फांसी दे दी गई। नवंबर 1915 में इनको लाहौर में फांसी दे दी गई थी। इनको नवंबर 1915 में लाहौर में फांसी दे दी गई। लाहौर में फांसी दे दी गई। लाहौर में क्या दे दी गई बेटा? लाहौर में फांसी दे दी गई, दे दी गई। लाहौर में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, हैंग एट लाहौर। ठीक है बेटा, ये चीजें हैं। हाँ, मैंने कहा था ना 31 तारीख को कुछ अनाउंस करूंगा। हाँ, तो क्लास के लास्ट में करूंगा। 31 तारीख है आज, और आज क्लास के लास्ट में कुछ अनाउंस करूंगा। नोट हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलें क्या फटाफट? बढ़िया, नोटेड। चलिए भाई, अगर ये नोट कर लिया है, आगे अब हम देखते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण आपको देखने को मिलती है, नोट करें। कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, इसको बोलते हैं कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू इंसिडेंट। तो कामागाटा मारू इंसिडेंट की हम बात करते हैं। कैसा रहा था कामागाटा मारू इंसिडेंट, इसके बारे में हम फटाफट लेवल पे बात करेंगे। हाउ वाज द कामागाटा मारू प्रकरण? ठीक है, फटाफट से। पहली बात, ये कुछ मतलब ऐसा आइटम नहीं था। पहली बात तो ये केस है 1914 का, 1914 में आ चुके हैं हम। ये केस है बच्चे 1914 का, 1914 में हम आ चुके हैं। और इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना कि एक जापानी जहाज है, यह एक जापानी जहाज है, एक जापानी जहाज है। दैट वाज ए जापान नेवल शिप। जापान शिप था ये, शिप, जापान शिप था ये, जापान का शिप था। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, अगर मैं बात बताऊं जापानी जहाज के बारे में, कि सर ये गुरदीप सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। गुरदीप सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। गुरदीप सिंह द्वारा किराए पर दिया गया, द्वारा किराए पर लिया गया, किराए पर लिया गया था, लिया गया था। ठीक है, इट वॉज ऑन द रेंट, इट रेंटेड बाय गुरदीप सिंह। ठीक है, चलिए रेंटेड बाय गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो है उनके द्वारा इसको रेंट पर लिया गया था। गुरदीप सिंह लेते हैं बेटा इसको रेंट पे। गुरदीप सिंह कैसे लेते हैं बेटा? गुरदीप सिंह के द्वारा इसको लिया जाता है रेंट पे। 336 लोग इसके अंतर्गत बैठते हैं कामागाटा मारू में। टोटल 376 पर्सन इसमें बैठे थे, लोग इसमें बैठे थे। और जहाज सिंगापुर से जा रहा था कनाडा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया जहाज। अच्छा, इसमें 376 लोगों में मेजरली जो लोग थे, मेजरली सिख थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिख थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। ठीक है, चलिए तो भाई 376 लोग जो बेटा यहां पर बैठे हैं, इनके अंदर मेजरली है सिख। कौन है मेजरली? मेजरली देवर सिख। ओके, दूसरी बात इसके अंदर मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं कि भाई यहां पर यह जो जहाज है सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर से कहां जा रहा था? कनाडा जा रहा था, कनाडा जा रहा था। कनाडा में भी कहां जा रहा था? ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा में एक स्थान है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां जा रहा था, ब्रिटिश कोलंबिया।
ब्रिटिश कोलंबिया जा रहा था, तो वहां पहुंच रहे थे ये सारे के सारे ब्रिटिश कोलंबिया में। कहां पहुंच रहे थे? ब्रिटिश कोलंबिया में ही पहुंच रहे थे। जैसे ही अब ये ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचने वाले हैं, या मान के चलिए चले हैं, जैसे भी हैं, सिंगापुर से कनाडा यानी ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे किस तरीके से मैटर यहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखना। जब ये वहां पहुंचे तो वहां कनाडा सरकार में, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिश प्रशासन था, तो उन्होंने उतरने के लिए मना कर दिया। ठीक है, जब वहां पहुंचे, जब कनाडा पहुंचे, कनाडा पहुंचे, तो जहाज से उतरने से मना कर दिया गया। तो जहाज को, ठीक है, आने नहीं दिया गया, या फिर जहाज को एंट्री नहीं दी गई, जहाज को अनुमति नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली। अब भाई जहाज को अनुमति नहीं मिली तो ऐसा तो है नहीं पानी में खड़ा रहेगा, खुद सोचो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं पानी में खड़ा रहेगा। तो वापस आ गया, तो वापस भारत आ रहा था, वापस भारत आया, वापस भारत आ रहा था। रिटर्निंग टू इंडिया, गॉट नो परमिशन, गॉट नो परमिशन, गॉट नो परमिशन इन कैनेडा, कनाडा में कोई परमिशन नहीं मिली। सो रिटर्न्ड टू इंडिया, तो अब भारत आ रहा है। अब जैसे ही भारत आता है तो भारत ये पहुंचता है बेसिकली सितंबर 1914 में बजबज पोर्ट पर पहुंचा। सितंबर 1914 में, 1914 में कहां पहुंचा? बजबज पोर्ट पर पहुंचा। बजबज पोर्ट कहां है? बंगाल में है। बजबज पोर्ट पर पहुंचा, बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, बजबज बंदरगाह पर यह पहुंचा। और जैसे ही बजबज पोर्ट पे यह पहुंचा, ठीक है, जैसे ही बजबज पोर्ट पर यह पहुंचा, तो इसको वहां पर भी अनुमति नहीं मिली। तो कोई भी अगर जहाज है, ठीक है, कोई भी अगर जहाज है तो वो कब तक पानी में रह सकता है? सर जी, पानी में कैसे रह लेगा? जहाज भले ही पानी के लिए बना है, लेकिन हमेशा के लिए जहाज पानी में थोड़ी रह लेगा। बन गई बस। तो अब जहाज को तो उतरना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि नहीं जी, हम आपको नहीं उतरने देंगे। ये भी पश्चिम बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में, कलकत्ते में। तो भाई इसको बिल्कुल जगह नहीं मिली वहां पे, और मैटर हो गया पूरा डिस्टर्ब। इसका मैटर क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया पूरी तरीके से। तो अब होता बस यही है कि जब इसको पश्चिम बंगाल में कोई स्थान ही नहीं मिल पाया तो परेशानी तो बढ़नी ही थी, तो परेशानी बढ़ गई। अरे बढ़ी थी परेशानी, परेशानी बढ़ गई। और ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाती है कि अगर जबरदस्ती ये लोग उतरते हैं, ठीक है, तब ये यहां पर उतरे, यहां उतरे, यहां उतरने पर, या फिर यहां लिखता हूं, यहां उतरने पर, ठीक है, यहां उतरने पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवा दी। यहां उतरने पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवा दी। उतरने पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवा दी। अब ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चलवा दी, गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश सरकार ने चलवा दी बेटा गोलियां, ठीक है। और यहां 18 लोगों की डेथ हो गई, 18 डाइड। गुरजीत सिंह फ्ली अवे होकर थे, मतलब वो वहां से चले गए थे, गुरजीत सिंह चले गए थे, बच गए थे, लेकिन इसमें 18 लोगों की मौत हो गई, ठीक है, 18 लोगों की बेटा मौत हो गई इसमें, ठीक है, 18 पीपल्स वर डाइड। तो ये था बेटा कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटू जो था वो जहाज का नाम था, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना। इसके इमेजेस वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, इमेजेस वगैरह नोट तो आपको यही करना है। ये है इमेज, ठीक है, चलो यह है बेटा इमेज। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत तगड़े लेवल पर है, ठीक है। इसमें डेट वगैरह थोड़ी बहुत मेंशन होती हैं। तो दैट इज कामागाटा मारू, ये कामागाटा मारू जहाज है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। दिस इज वेरी रेयर इमेज, बहुत रेयर इमेज है ये, ठीक है, याद रखना। याद रखिएगा, क्लियर। जब आप नोट कर दो तो बता देना, जब आप नोट कर दो तो बता देना तगड़े तरीके से।
ठीक है। शौर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सर मेरी माताजी डेली आपको देखती हैं और जब भी देखती हैं तो वह पाती हैं कि आपने यही शर्ट पहनी हुई है, तो उनको बताइए कि वीरों का रंग लाल होता है, ठीक है, ताकि मेरा कोई बहता खून ना देख सके। ठीक है, चलिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इन कंधों के ऊपर जो भार है उससे शायद लहूलुहान हो चुके होंगे ये कंधे, ठीक है, और इसी वजह से इस प्रकार की शर्ट मैं पहनता हूं ताकि रंग ही ना दिखाई दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या आप तैयार हैं? मेरे ख्याल से तो आपको तैयार रहना चाहिए। सर पंजाबी और सिख अलग अलग होते हैं क्या? देखो बच्चे, 351 इसमें सिख थे और 21 पंजाबी थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों थे, यानी पंजाब के रहने वाले थे, तो इसमें हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों थे आपके। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, बाकी जो लोग यहां से बच पाए उनको भारत में शरण दी गई, रेफ्यूजी बना दिया गया। सर ये जा कहां रहे थे और क्यों जा रहे थे? बहुत बढ़िया इनका सवाल है। दरअसल बेटा सिंगापुर से ये जा रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में काम के लिए, ये काम की वजह से जा रहे थे। सिंगापुर में इतना काम नहीं था, सैलरी कम थी, और इसी वजह से ये जा रहे थे कनाडा, क्योंकि यहां सैलरी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, चलिए याद रखना। ठीक है। या ओ, कह रहा है कि उनकी माताजी जो है वो अलग है। अच्छा ठीक है, यहां ध्यान दो अब तुम, अब समझिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको देखने को मिलता है, भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती इस विश्व युद्ध में कुदाने की कगार, मतलब ये अभी रहने दो, विश्व युद्ध को छोड़ो, इतना जरूरी भी नहीं है। यहां आप दूसरा इंसिडेंट लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट सा इंसिडेंट आप लिखिए इसमें, अब होम रूल लीग। अब आप लिखेंगे होम रूल लीग, होम रूल लीग आप लिखेंगे फटाफट से। पहले इसको देखिए, फिर होम रूल लीग लिखते हैं तगड़े तरीके से। ठीक है, अब हम लिखते हैं होम रूल लीग ही देखते हैं। चलिए भैया, होम रूल लीग हेडिंग डाल दीजिए। इसको वर्ल्ड वॉर वाले पोर्शन को ना आगे देखेंगे, क्योंकि यार यहां इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, वर्ल्ड वॉर वाले का कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। यहां आप डालेंगे होम रूल लीग। अब होम रूल लीग क्या होती है वो समझिए, मतलब अपने ही आसपास के एरिया में लोकल लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है, होम रूल लीग, होम रूल लीग, इसको आप होम रूल लीग के तौर पर ही देखते हैं, होम रूल लीग के तौर पर ही देखते हैं, होम रूल लीग के तौर पर ही आप इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आप समझिएगा, ये स्टार्टिंग होती है होम रूल लीग की 1916 में, 1916 में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें, इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, जिससे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि आप उन्हें यह बताइए कि सबसे पहले होम रूल लीग को लंदन में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? श्याम कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा। श्याम कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा, प्लस भीकाजी कामा, भीकाजी कामा, भीकाजी कामा। अब भीकाजी कामा कौन है? भीकाजी कामा, भीकाजी कामा, इनकी बात अगर मैं करूं, ये वो है जिन्होंने 1907 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में
विदेश में पहली बार भारतीय झंडा को लहराया था? विदेश में पहली बार भारतीय ध्वज लहराया, विदेश में पहली बार भारतीय ध्वज लहराया था, भारतीय ध्वज लहराया। तो बेटा ये आप पे यहां आपको ये चीज देखने को मिल जाती है थोड़ी तगड़ी, भीकाजी कामा। अच्छा, भीकाजी कामा के बारे में जैसा मैंने बताया ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन भीकाजी कामा के बारे में और भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सर क्या चीज है, कौन सी चीज है? बेटा सुन, जो मैडम भीकाजी कामा आपको देखने को मिलती है, इन दोनों ने मिलकर 1905 में लंदन में होम रूल लीग स्टार्ट की थी। लंदन में होम रूल लीग स्टार्ट की थी, होम रूल लीग स्टार्ट की थी, लीग स्टार्ट की थी। सर हमारी किताब में तो नहीं लिख रहा। तो बेटा आपकी किताब में नहीं लिख रहा, पर जरूरी तो है। आपकी किताब में खाली इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इसलिए तो मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपको लिखवा रहा हूं, ऐसे मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सर एक और आएगा, सर विदेश में किसी और के द्वारा भी क्या इसको लॉन्च किया गया था? अमेरिका में किया था ना भाई। अमेरिका में कौन कर दिए हैं? अमेरिका में 1915 और 16 के बीच में, 1915 और 17 के बीच में किया गया था। अमेरिका में भी इसको स्टार्ट किया गया था, अमेरिका में भी इसको स्टार्ट किया गया था। तो अमेरिका में किसने स्टार्ट किया था? सर अमेरिका में स्टार्ट किया था किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय कौन है ये आप हर कोई जानता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जिनको कहा जाता है। ठीक है, पैसा कैड़ा था इनके पास भी। सर भीकाजी कामा, अरे यार स्त्री है भीकाजी कामा भाई, महिला, फीमेल। ठीक है, बनीता जो कि बनीता ही, हाँ बनीता जो कि आप हैं। ठीक है, चलिए इनको बोलते थे पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। इनका भी तगड़ा रुक्का है, जैसे कि 1894 में इनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की जो नींव है वो रखी गई थी। तो तगड़ा काम इनका देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो होम रूल लीग का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है IE। बेटा इसका अर्थ है स्थानीय लोगों के द्वारा शासन, स्थानीय लोगों के द्वारा शासन, स्थानीय लोगों के द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस। बेटा ये लोकल गवर्नेंस होती है, लोकल गवर्नेंस। मैं लोकल गवर्नेंस को एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं आपको, लेकिन एग्जांपल नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। मेरे पास मैप है तो मैं एग्जांपल से बता दूंगा। तो मान के चलो ये वाला मैप है, ठीक है, ये मैं सोचो किस लिए है 1857 की क्रांति बताना, कुछ नहीं, आप सिर्फ ये मैप देखो। अब यहां पे देखो, मान के चलो मुझे पूरे इंडिया पे राज करना है। या तो ये है कि जहां मेरा एरिया है मैं पहले वहां कब्जा कर दूं, जैसे ये मेरा एरिया है ये वाला, ठीक है, पूरा हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला मैच करके ये मेरा एरिया है, मान के चलिए हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का इधर साइड वाला पोर्शन जो है यहां पे आ रहा है। तो मुझे पूरे भारत पे राज करना, मेरा जो है यहां पे एरिया है, यहां दबदबा है, पूरे भारत में नहीं है। तो या तो यह है कि मैं इंतजार करूं कि पूरे भारत पे मेरा दबदबा हो जाए, तब मैं राज करना शुरू करूंगा, या फिर एक तरीका है कि जहां मेरा दबदबा है मैं वहां उसको स्टार्ट कर दूं। है? तो दूसरा पॉइंट तो यही है कि जहां मेरा दबदबा है वहां मैं उस चीज को स्टार्ट कर दूं तगड़े तरीके से। तो भाई यही बात इसके अंदर इंपॉर्टेंटली बताई गई थी कि जहां दबदबा हो वहां उस चीज को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अब यहां दबदबा है तो यहां स्टार्ट कर दिए, तो इसी तरीके से करके आपको देखने को मिल जाएगा। लगता है हैंग हो गया कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये बात होती है। तो जो मैंने आपको बताया है कि जैसे दबदबा जो स्टार्ट हुआ है इसको बोलते हैं होम रूल लीग। पूरे भारत पे नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, जहां जहां कंट्रोल है वहां वहां तो कब्जा कर लो। तो ये बात कही थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जहां जहां जिस जिसका प्रभुत्व है वो अपने प्रभुत्व को संभाले। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी, वही थ्योरेटिकली बात करते हैं। वो ये बात शायद आप समझ पाए होंगे, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है अप्रैल के महीने में। बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया अप्रैल में, भारत के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। भारत में शुरुआत, भारत में अप्रैल में स्टार्ट किया गया था, ये अप्रैल में।
1916 में स्टार्ट किया गया, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बॉम्बे में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे में स्टार्ट किया था, बॉम्बे। बड़ी बात क्या है, इन्होंने कहा था कि जो भी भारतीय जहां पर भी कब्जा कर सकता है, जो भी भारतीय जिस भी देश पे, मतलब जिस भी राज्य पे, जिस भी क्षेत्र पे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे जो भी कब्जा कर सकता है, कब्जा कर लो, बात खत्म करो। ठीक है, दैट इज होम रूल बेसिकली, दैट इज होम रूल बेसिकली। ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है एनसी केलेकर और जोसेफ बैटिस्टा, एनसी केलेकर और जोसेफ बैटिस्टा, जोसेफ बैटिस्टा एंड एनसी केलेकर, एनसी केलेकर और जोसेफ बैटिस्टा, जोसेफ बैटिस्टा, जोसेफ बैटिस्टा और एनसी केलेकर, ये दो व्यक्ति हैं जो इनके प्रमुख सहायक थे, बाल गंगाधर तिलक जी के प्रमुख सहायक थे, प्रमुख सहायक थे इनके, प्रमुख सहायक ही इनके थे। ठीक है, मेन हेल्पर एनसी केलेकर, जोसेफ बैटिस्टा। बॉम्बे के अंदर भी कहां स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे के अंदर भी बेटा पुणे में स्टार्ट किया था, बॉम्बे के अंदर भी, पुणे के अंदर यह स्टार्ट किया गया था, पुणे के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, पुणे के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखना, पुणे के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, पुणे में स्टार्ट किया था, पुणे में स्टार्ट किया था, पुणे जो था मेजर या फोकस पॉइंट था, पुणे फोकस्ड पॉइंट था, फोकस्ड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा था पुणे। क्या था वो, पुणे, पुणे वाज द फोकस्ड पॉइंट, पुणे वाज द फोकस्ड पॉइंट जो आपको यहां देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले इसको याद रखिएगा जैसे स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट इसी के अंतर्गत बात समझने की कोशिश करना, इसी के अंतर्गत बात समझने की कोशिश करना। देखिए जरा कि भाई इसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट ये तो हो ही गया, इसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है वो भी थोड़ा समझिएगा कि यहां पर जो ये व्यक्ति है ना, बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने होम रूल लीग को जैसे स्टार्ट किया है एक लिख रहा है बैटिस्टा और ट्रिपल एच, पता कौन है, WWE में रेसलर है, तो बैटिस्टा भी रेसलर है, पर उसकी वजह से ये ज्यादा मजे ले रहा है। खैर, यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने आग्रह किया था, बाल गंगाधर तिलक ने आग्रह किया था कि स्कूल के छात्र भी इसमें शामिल हों, बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं को जोड़ने का आग्रह किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, छात्रों को भारत में जोड़ने का आग्रह किया था, छात्रों को भारत में जोड़ने का आग्रह किया था, जोड़ने का आग्रह किया था, आग्रह किया था, आग्रह किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भारत के जो छात्र हैं उनको इसमें शामिल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को आह्वान किया था कि इसमें शामिल होना चाहिए। प्लस बाल गंगाधर तिलक, यहां इनकी एक पत्रिका चला करती थी, बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका चला करती थी, केसरी, केसरी पत्रिका इनकी चला करती थी। उस केसरी पत्रिका में इनके द्वारा बहुत कुछ बातें कही गई थी। इसी केसरी पत्रिका में एक लेख लिखा गया था जिसमें इन्होंने छात्रों को आह्वान किया था। तो वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा एक बात कही गई थी कि भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक है। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा एक यहां पर स्टेटमेंट दिया गया था, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल ने एक बात कही थी कि बाल गंगाधर तिलक पता है कौन है, इज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। बेटा लिखी तो मराठा भी जाती थी, लिखी तो बहुत सारी किताबें इन्होंने, है ना, इन्होंने ओरिजिन ऑफ आर्यंस भी लिखी है, पर मैंने तो नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, जरूरी नहीं है, यहां पे यहां जरूरी है केसरी। ठीक है, तो केसरी के अंदर एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट इज, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट इज बीजी तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ताबड़तोड़ आदमी थे भाई साहब एकदम। ठीक है, याद रखना, भारतीय अशांति का जनक इनको कहा गया, जिसके लिए इन्होंने केस कर दिया, भारतीय अशांति का जनक।
भारतीय अशांति का जनक, जिसकी वजह से यहां बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन के ऊपर केस कर दिया था। और यह केस लड़ने के लिए 1916 से लेकर 18 के बीच में बाल गंगाधर तिलक इसके पास कई सारी तारीखों पर गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने इसके ऊपर वैलेंटाइन शेड्यूल के ऊपर केस कर दिया था कि भाई तुझे ऐसा क्या दिख गया भाई मुझ में, भाई मैंने तेरे तक ये कही थी, है मैंने तो तेरे तक कुछ नहीं कही। तो ये ऐसा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वैलेंटाइन शेड्यूल को कहा गया था कि भाई आप अपने देश में हो तो मजे लीजिए, आप भारत में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ज्यादा मजे मत लो, हाथ छोड़ दूंगा। ऐसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, किसको भला, वैलेंटाइन शेड्यूल को, याद रखना। वैलेंटाइन शेड्यूल ने कहा था कि भारत में अगर अशांति फैल रही है तो ओनली रीजन इज बाल गंगाधर तिलक। ये जलवा था उनका, देख रहे हो। खैर इनका जो किया गया आह्वान था उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया था कि छात्र यदि इसमें शामिल होते हैं तो वो अपने भविष्य के जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए चीजें यहीं तक रहेंगी। इससे आगे ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है इसको हम कल इससे आगे बढ़ाएंगे। और जो सस्पेंस था 31 वाला, देखो 31 वाला सस्पेंस ये था कि आप ऐसा कर सकते हैं, तगड़े तरीके से आप जाइए यूट्यूब पे आप जाइए, ठीक है, जो यूट्यूब का पेज आ रहा हो तो आप यहां जीत राणा जीएस आप लिखेंगे, जीत राणा जीएस, उसको करेंगे सर्च। तो इस पे आपको ये जो चैनल आपको देखने को मिल रहा है जीत राणा जीएस, इस पे क्लिक करिए और इसको कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ये वीडियो है इसको भी देखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बेसिकली मैंने ये बताया है कि आप एसएससी के कौन से एग्जाम्स हैं जिनको इस बार आप कर सकते हैं। इसको डले हुए 1 घंटा हो गया है, फटाफट तरीके से आप इसको देख मारिए। ठीक है जी हाँ, दिस इज द अनाउंसमेंट। ठीक है, तगड़े लेवल पर आप इसको देखिएगा, फटाक से इसे सर्च करके जाइए। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं, जय हिंद।